हेलो एवरीवन, दिस इज़ शाहरुख हामिद खान और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRK पाठशाला में। और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ वो है क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो मान लीजिए अगर आप कोई गेम खेलना चाहते हैं, यहाँ मैंने एग्जांपल के लिए फ़ुटबॉल लिया है। यदि आप कोई भी गेम खेलना चाहते हैं तो आप गेम खेलते हैं उसके रिज़ल्ट तक पहुँचने के लिए, और रिज़ल्ट आपके पास दो ही तरीके के होंगे, या तो आप उस गेम को जीतेंगे या आप उस गेम को हारेंगे। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप उसके रिज़ल्ट तक पहुँचेंगे कब। तो आप उसके रिज़ल्ट तक तब पहुँचेंगे जब आप उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने फ़ुटबॉल को लिया है, तो मान के चलिए फ़ुटबॉल हम जानते हैं कैसा गेम है, जो कि बेसिकली फुट से खेला जाता है, पैरों से खेला जाता है। और यदि अगर हाथ से बॉल को टच कर लिया जाए तो वह फाउल माना जाता है, उसके लिए पेनाल्टी होती है। तो इसी तरीके से किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म में ये रूल्स और रेगुलेशन क्या कहलाते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स। देखिए, अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में बी सेड टू बी अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर अ प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री। तो किसी भी कंट्री के प्रॉपर गवर्नेंस के लिए जो लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उनका एक जो लिखित डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है उसे हम बोलते हैं उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ जस्ट लाइक अ रूल बुक। चलिए अब बात करते हैं नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है? द फर्स्ट वन इज़ टू प्रोवाइड अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर टू द सोसाइटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? सोसाइटी को एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर प्रदान करता है। द सेकेंड वन इज़ टू प्रोवाइड बेस फॉर द सिटीजन्स। हमें मालूम है कंट्री में सिटीजन्स रहते हैं, तो उन सिटीजन्स को बेस प्रदान करने का काम कौन करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। द थर्ड वन इज़ टू नो एंड डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट। उस देश की गवर्नमेंट कैसी होगी इसको डिस्क्राइब करने का काम, उसके नेचर को डिस्क्राइब करने का काम भी किसका होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड द लास्ट वन इज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अवर सेल्फ। अब देखिए, क्योंकि हम किसी भी देश में रहते हों तो उस देश में जो भी गवर्नमेंट होती है उसके खिलाफ कई बार हमारे सामने नेगेटिव थिंकिंग्स होती हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कई ऐसे प्रोविजंस होते हैं, कई ऐसे राइट्स होते हैं जो हमें स्वयं की रक्षा प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको जाननी ज़रूरी है, वो ये है कि द डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, बट ऑन द अदर हैंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्री दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। इसका मतलब ये है कि हर लोकतांत्रिक देश, डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है, उसके पास स्वयं का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर देश जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वह क्या हो? लोकतांत्रिक हो या डेमोक्रेटिक कंट्री हो। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। आइए चलते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के पीछे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह डिमांड रखी ब्रिटिशर्स के सामने कि उन्हें उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1934 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड रखी। आगे देखते हैं, दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई और 1946 से लेकर 1949 तक ड्राफ्टिंग करी गई, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया। और इसमें जो समय लगा वह समय कितना था? वह था 2 years 11 month एंड 18 days का, मतलब लगभग 3 वर्षों का समय लगा। तो आपको यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहिए टर्म्स निकल के आते हैं या फैक्ट निकल के आते हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना ज़रूरी है। द फर्स्ट वन इज़ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह कब अडॉप्ट किया गया? तो वो अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। और ये एनफोर्स कब किया गया? ये एनफोर्स किया गया 26 जनवरी 1950 को।
तो यह दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर फॉर्मेशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मेशन हुआ है, सबसे पहले क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। इसके लगभग 389 मेंबर्स थे आई थिंक, और उन 389 में से 7 मेंबर्स की एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, और इसी ड्राफ्टिंग कमेटी ने रिटन डॉक्यूमेंट तैयार किया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हमेशा होता है स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान में रखना है, अगर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन पूछें तो BR अंबेडकर, और अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन पूछें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर दो नए टर्म्स आए हुए हैं, ये जान लेते हैं इनके बारे में। एक है इंटर कम्युनिटी और एक है इंट्रा कम्युनिटी। देखिए, इंटर कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, आपको मालूम है हम एक सोसाइटी का हिस्सा है, और सोसाइटी जो होती है वह कई कम्युनिटीज़ में डिवाइड होती है ना। तो इंटर कम्युनिटी में क्या होता है, जब वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, जब एक कम्युनिटी जो होती है वह दूसरी कम्युनिटी को क्या करती है, डोमिनेट करने की कोशिश करती है या दबाने की कोशिश करती है। मतलब जो मेजॉरिटीज़ होंगी वह माइनॉरिटीज़ को क्या करेंगी, दबाने की कोशिश करती हैं, उनको डिमोरलाइज करती हैं। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, इंटर कम्युनिटी। इंट्रा कम्युनिटी में क्या होता है, इंट्रा कम्युनिटी में एक ही कम्युनिटी के लोग जब अपनी ही कम्युनिटी के माइनॉरिटीज़ को क्या करते हैं, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंट्रा कम्युनिटी। आई थिंक आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और जब भी डोमिनेशन की बात आती है या दबाव की बात आती है, तब हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है जस्टिस की। तो यहाँ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अब जानते हैं कीज फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या क्या हैं। द फर्स्ट वन इज फेडरलिज्म, द सेकेंड वन इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड इज सेपरेशन ऑफ पावर्स, फोर्थ इज फंडामेंटल राइट्स, एंड फिफ्थ इज सेक्युलरिज्म। आइए इनको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट वन इज फेडरलिज्म। अब देखिए, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, इट मीन्स देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्री। तो हम अगर भारत देश की बात करें तो भारत देश की ये एक प्रमुख विशेषता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि उस देश में जो गवर्नमेंट होगी वह एक ही नहीं होगी, उसके कुछ लेवल्स होंगे। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार जो इंडिया की गवर्नमेंट है वह उसके 3 अलग अलग लेवल्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, और फिर उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट या जिसे हम पंचायती राज्य बोलते हैं। और इन तीनों के ही अपने अपने सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पर ये काम करते हैं। तो फेडरलिज्म का मतलब होता है जब भी गवर्नमेंट अलग अलग लेवल्स पर मौजूद होती है, और हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ऐसा ही है। आइए अब आगे चलते हैं। द नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट है वह कैसी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म की है। मतलब इट मीन्स द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। अब आप खुद ही जानते हैं कि चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वह लोकल गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वहाँ पर जो गवर्नमेंट बनती है, जो लोग होते हैं वह किनके द्वारा चुनकर जाते हैं, वह नॉर्मल पीपुल द्वारा चुनकर जाते हैं। मतलब हम वोट्स करते हैं और उसके ही आधार पर वह चुने जाते हैं, और इसी तरीके से हमारी पार्लियामेंट बनती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज फॉर ऑल द सिटीजन्स। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का मतलब होता है कि 18 वर्ष के बाद, हमारे भारत देश में 18 वर्ष के बाद क्या होता है, हमें वोट डालने का मताधिकार होता है। तो इसी के अनुसार क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम चुन सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ
पावर। अब देखिए सेपरेशन ऑफ पावर में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है, ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट को पूरा का पूरा पावर दे दिया जाए। तो पावर्स को क्या किया जाता है, हमारे जो गवर्नमेंट होते हैं उसके 3 अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर, सेकेंड वन इज जुडिशरी एंड द थर्ड वन इज एग्जीक्यूटिव। तो देखिए लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लेजिस्लेचर का काम होता है मेक लॉ, मतलब कानून को बनाना। वहीं एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, जो लेजिस्लेचर कानून बनाती है उस कानून को एनफोर्स करना, मतलब उसको लागू करना। वहीं बात करें अगर जुडिशरी की, तो जुडिशरी क्या होता है, हमारा सिस्टम ऑफ कोर्ट्स होता है। तो यह क्या काम करता है, यह इंटरप्रेटिंग करता है लॉज की, मतलब बेसिकली यह है निगरानी रखता है लेजिस्लेचर पर भी और एग्जीक्यूटिव पर भी। तो इस तरीके से लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव पर अलग अलग पावर्स होते हैं और यह इनको अलग अलग प्रदान किए जाते हैं। ऐसा ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है। आइए अब आगे चलते हैं। द नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो बहुत कहना चाहिए इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आइए जानते हैं फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। तो फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो भारत देश के नागरिकों को प्रदान होते हैं जब से वह जन्म लेते हैं। और यह राइट्स उन्हें क्यों दिए जाते हैं, ताकि जो भी ऑर्गन, अभी हमने ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो यह इनके पास अलग अलग पावर्स होती हैं, तो यह अपने पावर्स का मिसयूज़ ना कर सकें। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर अलग अलग नागरिकों को, सभी नागरिकों को क्या प्रदान किए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए गए हैं। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन की अंतरात्मा भी कहा जाता है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। आइए अब जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कितने प्रकार के होते हैं जो हमें मिले हैं। द फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वलिटी। तो सबसे पहला जो हमें मौलिक अधिकार मिला है या फंडामेंटल राइट है वह है राइट टू इक्वलिटी, और यह आर्टिकल नंबर 14 to 18 में बताया गया है। इट मीन्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ कंट्री। तो इसमें कहा गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार प्राप्त है। इसमें जानते हैं और किन किन बातों का प्रोविज़न है। द फर्स्ट वन इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्स और कास्ट। तो इसके अनुसार भारत देश के नागरिकों में रिलीजन, सेक्स और कास्ट के बेसिस पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। द सेकेंड वन इज इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट की भी, रोजगार की भी क्या होगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक सोशल ग्रुप को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे दी गई और किसी माइनॉरिटीज़ को या किसी छोटे ग्रुप को नहीं दी गई। तो इक्वल ही अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाएगा। द थर्ड वन इज द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स। तो यह जो बेसिकली अधिकार है वह किसका विरोध करता है, वह विरोध करता है छुआछूत का। आइए नेक्स्ट को देखते हैं। राइट टू फ्रीडम। अब देखिए राइट टू फ्रीडम में क्या होता है, फ्रीडम का मतलब आपको पता है क्या, स्वतंत्रता का अधिकार। यह हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 19 to 22 में दिया हुआ है। अब इसके अंदर जानते हैं क्या क्या दिया हुआ है। द फर्स्ट वन इज द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आपको स्पीच और एक्सप्रेशन का पूरा स्वतंत्रता का अधिकार है। मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं। पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको बोलने का अधिकार है, स्पीच का अधिकार है, बट आप इस अधिकार का यूज़ किसी के खिलाफ नहीं कर सकते, है ना। द सेकेंड वन इज राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। तो इसके अनुसार क्या हो सकता है, भारत के नागरिकों को एसोसिएशन फॉर्म्स करने की भी पूरी आज़ादी या स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट इज द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो पूरी तरीके से यह स्वतंत्रता का अधिकार होता है कि जो भारत देश का नागरिक है वह देश में कहीं भी आ जा सकता है, घूम सकता है और वहाँ पर बस भी सकता है। द लास्ट वन इज द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, बिजनेस एंड ऑक्यूपेशन। तो यह राइट हमें
कोई भी प्रोफेशन, बिजनेस और ऑक्यूपेशन को करने की भी पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देखिए एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण, और यह आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 में दिया हुआ है। दिस राइट प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर। तो बेसिकली ये जो राइट है यह किस पर ज़्यादा फोकस करता है? फोर्स लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर पर। चाइल्ड लेबर जिस तरीके से हमारे देश में होते हैं, या कुछ लोगों को बंदी बना लिया जाता है और उनसे काम वगैरह करवाया जाता है, तो इस तरीके की जो भी चीज़ है इसको दूर करने के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस राइट को जोड़ा गया। और इसके अंतर्गत द एबोलिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर इन डेंजरस जॉब्स लाइक फैक्ट्रीज, माइंस। तो यही जो अधिकार है ये हमें यह भी बताता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी ऐसी जगह पर काम करने नहीं देना चाहिए जैसे कि फैक्ट्रीज, माइंस, जो डेंजरस जॉब्स होती हैं। आइए अब आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और यह दिया गया है आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक। अकॉर्डिंग टू दिस राइट एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। तो इस अधिकार के अनुसार भारत का प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार होता है कि वह किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसको प्रोपोगेट कर सकता है, उसका प्रचार भी कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यदि आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म में, मान लीजिए अगर आप मुस्लिम समाज में पैदा हो गए, तो आप अगर आगे जाएं और आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई और धर्म अपनाना है, तो आप पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं उस धर्म को अपनाने के लिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस राइट इज़ टू सस्टेन द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया। अब ये जो सेक्युलरिज्म इन इंडिया है इसको मैं आगे बताऊंगा। तो बेसिकली इस कहना चाहिए जो अधिकार होता है, ये जो राइट है, ये हमें क्या प्रदान करता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। आइए आगे देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और यह बताया गया आर्टिकल नंबर 29 और 30 में। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट all minorities, religions or linguistic can set up their own educational institution in order to preserve and develop their own culture। तो बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि यह जो राइट है, यह राइट बेसिकली जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं हमारे यहाँ, कम लोगों की संख्या है, वह या फिर रिलीजन के आधार पर या फिर भाषा के आधार पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को स्थापित कर सकते हैं और उनको आगे बढ़ा सकते हैं ताकि वह अपने कल्चर को आगे बढ़ा सकें। द नेक्स्ट वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। तो यह दिया गया है आर्टिकल नंबर 32 से लेकर 35 में। आइए जानते हैं इसके अंदर क्या दिया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस राइट ऑल सिटीजन इज अलाउड टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड यूज हो रहा है स्टेट, स्टेट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट। तो इस अधिकार के अनुसार क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ऐसी चीज़ आप पर थोपी जा रही है या जो चीज़ आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या करती है? ख़राब करती है, उसका हनन करती है, तो आप इस राइट के अनुसार फ्रीली मूव होते हैं किसकी ओर जाने की ओर? कोर्ट्स की ओर जाने की ओर। जैसे कि मैंने बताया था आपको, एक हमारा ऑर्गन था जुडिशरी सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या फिर आप हाई कोर्ट या फिर आप सुप्रीम कोर्ट। तो अगर आपके अधिकारों को कोई छीनता है या उनका हनन करता है तो इस अधिकार के अनुसार आप हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार क्या कर सकते हैं? कोर्ट पर जाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वह टोटल कितने हैं? 6। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय नागरिकों को 6 अधिकार प्राप्त हैं। पहले ये 7 हुआ करते थे, एक और होता था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, बट उसको अब हटा दिया गया है। तो अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी एक और विशेषता है, वह है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। तो
ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट क्या होते हैं कि देखिए, कोई भी स्टेट पॉलिसीज़ जब बनाते हैं तो उनके लिए कुछ प्रिंसिपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तैयार किए गए हैं जो डायरेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को कि वह किस तरीके से अपने राज्य के लिए काम करें, और इन्हीं को हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ मैंने पॉलिसी लिखना भूल गया हूँ, तो आप समझ जाइएगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब होता है कि जो भी स्टेट होगा वह जो भी पॉलिसीज़ बनाएगा, तो उन पॉलिसीज़ को बनाने के लिए जो भी प्रिंसिपल तैयार किए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो उस गवर्नमेंट को क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे कि वह किस तरीके से पॉलिसीज़ बनाएं। तो बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जो होती हैं वह क्या काम करती हैं, वह अपने राज्य के सोशल और इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स पर काम करती हैं। अब जानते हैं सेक्युलरिज्म के बारे में। तो सेक्युलरिज्म क्या होता है? इट मीन्स द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रोमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। इसका मतलब यह है कि जो भारत देश होता है या जो भारत देश है वह किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट नहीं करेगा। ओके, मतलब स्टेट का कोई एक धर्म नहीं होगा, उसका कोई भी धर्म नहीं होगा, लेकिन उस पर रहने वाले, हमारे देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों को यह अधिकार है कि वह किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली सेक्युलरिज्म के ऊपर आपका नेक्स्ट चैप्टर है, तो वहाँ हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यह चैप्टर यहीं पर एंड होता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। जो भी आपको डाउट्स होते हैं मैं आपके डाउट्स को बिल्कुल क्लियर करूँगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।